इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आप पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद एक बार एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के सिंबल क्या होते हैं, चार्ज इन पर क्या होता है, इनका मास क्या होता है। ठीक है, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या एक काम करता हूँ मैं पहले इनको लिख ही लेता हूँ ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन की डिटेल है, न्यूट्रॉन, इसके बाद इधर देखो ज़रा इसका सिंबल, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है जनरली, ई कहते हैं आप, लेकिन एक्चुअल में इसको ना 1 - 1 E0 करके भी लिखते हैं। ठीक है, ई इसको ऐसे लिख देते हैं। प्रोटॉन का क्या होता है 1P1 करके लिख देते हैं, जनरली इसको क्या कहते हो आप P। और न्यूट्रॉन को क्या लिखते हैं आप 0N1 और जनरली क्या कहते हैं N। ठीक, तो ये इसका क्या हुआ सिंबल हुआ। इसके बाद चार्ज कैसा होता है इन पर, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो कितना होता है, ओयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आता है ना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, +1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज, न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है 0, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा है चार्ज पार्टिकल नहीं है। इसके बाद मास, मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब 9.1 के बाद भी डिजिट हैं, लेकिन हम जनरली यूज़ जो करते हैं वही मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.672 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम में मैंने आपको बताया था। न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.675 × 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं तब तो इतना ले लेते हैं, लेकिन जनरली हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं लिखते रहते हैं ई और उस पर एक माइनस लगा देते हैं, प्रोटॉन को ऐसे लिख देते हैं। तो इसको हम रिलेटिव चार्ज कह सकते हैं कि रिलेटिव चार्ज कितना होता है, रिलेटिव चार्ज। तो आप इसको कह दो कि इलेक्ट्रॉन -1, प्रोटॉन +1 और ये 0। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको बताने से पहले ना एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आप 11th क्लास में हो, अलग अलग कॉलेज से हो, क्लास में सेक्शन भी रहे होंगे, तो आपका वहाँ पर जो आइडेंटिटी है उस क्लास में जो मेन आइडेंटिटी है वो क्या है, आपका रोल नंबर है। एक नाम से 2 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उनके रोल नंबर सेम हो सकते हैं क्या। तो जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट लाइक एज सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे पीरियोडिक टेबल में लिखे हैं ना एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में तो हैं एलिमेंट्स, और आपकी क्लास में है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट की जो आइडेंटिटी है वो कौन है, रोल नंबर, और एलिमेंट्स की जो आइडेंटिटी है वो कौन है, एटॉमिक नंबर। तो बिल्कुल आप उससे कंपेयर कीजिए। और इसकी डेफिनेशन की बात करें एटॉमिक नंबर की, अब जैसे आपको रोल नंबर तो सर ने जैसे एडमिशन का जो सीरियल रहा वो आपको रोल नंबर देते गए, आपको रोल नंबर मिल गया, लेकिन एटॉमिक नंबर एलिमेंट को कैसे मिला है वो देखेंगे आप। एटॉमिक नंबर के लिए कहते हैं कि किसी एटम में, अब तो एटम एज्यूम हो रहा ना माइंड में,
क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद तो कम से कम एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ है। क्या क्लियर हुआ है कि एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन, अभी न्यूट्रॉन नहीं लिखना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। लेकिन हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी तो पढ़ चुके हैं और हमें बाद के एटॉमिक मॉडल भी पता है, नील बोर एटॉमिक मॉडल, ये सब चीज़ें, हालांकि उसको मैं भी पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन जनरली हमें 10th क्लास तक भी पता ही चल जाता है कि हाँ न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है। मैं अभी इसलिए न्यूट्रॉन नहीं लिख रहा था क्योंकि मैं भी बात रदरफोर्ड की कर रहा था ना, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है कि न्यूक्लियस होता है एटम में, उसमें प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ क्या होती है, सर्कुलर पाथ होते हैं। अब देखो जनरली तो हम सर्कुलर पाथ को ऐसे बना देते हैं, तो बच्चों के माइंड में ना ऐसा इमेज होती है कि न्यूक्लियस और उसके ऐसे चारों तरफ, मतलब 2D स्ट्रक्चर जैसा उनके माइंड में होता है, लेकिन ऐसे सर्कुलर पाथ नहीं होता है। मतलब ऐसे तो हैं लेकिन सर्कुलर पाथ एक्चुअल में इस टाइप के भी तो होंगे ना, ऐसे समझ लो, ये अगर ये सर्कुलर बन नहीं रहे ना मेरे से, तो सर्कुलर ही एज्यूम करना आप, इस टाइप से, माने न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर, क्योंकि 3D भी हो सकता है ना वो तो, लेकिन ऐसे थोड़ा टिपिकल सा हो जाता है ना स्ट्रक्चर, इसलिए इसको कैसे बनाते रहते हैं, न्यूक्लियस और ये सर्कुलर पाथ, मीन्स जिनको क्या बोल रहे हैं हम, ऑर्बिट्स। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और इन सेल्स में कौन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं बहुत हाई स्पीड के साथ, ऐसे इलेक्ट्रॉन आप शो कर सकते हो। अभी यहाँ ऐसे ना थोड़ा सा ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो रही है कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सब बताऊंगा मैं आपको, वो अकॉर्डिंग टू बोरबरी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, या ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है किसी सेल में या ऑर्बिट में, वो अभी आगे के टॉपिक में बताऊंगा। तो मैं भी आपसे ये कह रहा था कि रदरफोर्ड के बाद नील बोर आएगा, पढ़ाने के क्रम में तो मैं आपको रदरफोर्ड के बाद नील बोर थोड़ा सा भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बाद ही बताऊंगा। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर को पढ़ रहे हैं तो अब कम से कम हमें इतना तो पता ही है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और उन सेल में कौन होते हैं, उन ऑर्बिट में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, चारों तरफ उसके चक्कर लगा रहे होते हैं हाई स्पीड के साथ। यहाँ भी इस वाली ज्योमेट्री में भी ऐसा बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसी थर्ड ऑर्बिट में भी होंगे इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर के लिए कहते हैं कि किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में जितना नंबर में प्रोटॉन होते हैं, माने प्रोटॉनों की जो नंबर्स होते हैं, जो संख्या होती है प्रोटॉनों की, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Z से, प्रोटॉन को आप P से करते हो। तो डेफिनेशन क्या हुई, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट एट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। एटॉमिक नंबर किसका होता है, एलिमेंट का, मीन्स उस एलिमेंट में जो एटम है उनका। तो हर किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उस एटम में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। कई बार ना बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है या एटम का एटॉमिक नंबर है। अब आप सोचो ना, एलिमेंट में ही तो एटम है, तो मेरे माइंड में जो इमेज है ना एटम की, वो इस टाइप की है ना कि ये सोडियम एलिमेंट है। सोडियम एलिमेंट के अंदर जैसे मान लीजिए सोडियम के आपके पास कोई एज्यूम कीजिए 1 ग्राम का कोई पीस टुकड़ा है, कोई 1 ग्राम का टुकड़ा आपके पास सोडियम का है, उसके अंदर क्या रहे होंगे, एटम। तो सोडियम के 1 ग्राम में जितने भी एटम रहे होंगे, वो हम मोल कॉन्सेप्ट में देखेंगे कितने एटम आएंगे, उन एटम में जो एक एक एटम है, हर एटम में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे ना सोडियम में। तो इसलिए सोडियम के एक एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, 11। तो हम जनरली ये भी तो कह सकते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है। अब समझ में आ रही है बात। तो एटॉमिक नंबर समझ में आया। एटॉमिक नंबर के लिए कुछ बातें, एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट की मेन प्रॉपर्टी है, मेन आइडेंटिटी है। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की पहचान होती है, जैसे क्लास में तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारी पहचान होती है। 2 बच्चों के 2 स्टूडेंट्स के नेम सेम हो जाएं,
उनके फादर्स नेम सेम हो, मदर नेम सेम हो, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, लेकिन रोल नंबर तो कभी सेम नहीं होगा ना, ठीक है। तो इसलिए एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट की मेन आइडेंटिटी होता है। एक बात और, एटॉमिक नंबर हमेशा इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। मीन्स ऐसे होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस टाइप से, कभी डेसिमल नंबर नहीं होता, पॉइंट के साथ नहीं होता। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर ऐसे मानो ऐसे हो गया 11.2, क्यों? क्योंकि किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, इंटीजर नंबर में होंगे ना। तो आपका रोल नंबर भी तो ऐसे ही होता है। क्या किसी का रोल नंबर ऐसे होता है 11.5 और आप बोल रहे हैं प्रेजेंट सर, या तो 11 होगा या 12 होगा, 13 14 होगा। तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मेन आइडेंटिटी होता है, यूनिक नंबर होता है वो एलिमेंट का। मीन्स अगर सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है तो फिर किसी एलिमेंट का ये 11 एटॉमिक नंबर नहीं होगा। यहाँ पर एक बात ये बतानी है, जैसे एटॉमिक नंबर को हम सीधे सीधे नंबर ऑफ प्रोटॉन कह दे रहे हैं, तो आपने फॉर्मूला लिखा देखा होगा, कई बार यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखे होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला तो होता है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको पता है किसी एटम के डोनेट भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट भी हो सकते हैं। कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो जब हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बताते हैं तो हम डेफिनेशन में हमेशा यही बोलेंगे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उनको एटॉमिक नंबर बोला जाता है। कभी डेफिनेशन में ये नहीं बोला जाता कि किसी एटम की सर्कुलर पाथ पर या सर्कुलर सेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं हाई स्पीड के साथ, उनके नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से डोनेट भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट भी हो सकते हैं, तो उनके नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। हाँ, फिर वो एटम नहीं होगा, फिर क्या होगा, वो एटम को क्या कहेंगे हम, आयन, आयन बोलेंगे। आता ना आयन, आयन क्या होता है? अब एटम ही तो आयन फॉर्म होते हैं, एटम ही तो आयन बनते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें तो उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आप बोलेंगे एनायन है, ऋणायन हिंदी में बोल देते हैं। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको आप कैटायन बोलते हैं, हिंदी में उसको धनायन बोल देते हैं। ठीक है, तो कैटायन और एनायन एटम ही होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम, जो एटम में इलेक्ट्रॉन रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे थे, उससे क्या हो जाएंगे, आयन के इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे नंबर में। तो अब समझ गए। तो ये फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हो जब वो एटम है, कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आयन के टाइम पर भी यूज कर लेंगे। मैं इसको एग्जांपल से बता देता हूँ। सपोज कीजिए Na का एटॉमिक नंबर 11, अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, यहाँ से देखो क्या पता चल रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है। तो इसमें भी कितना, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन भी कितना हुए 11, इलेक्ट्रॉन भी कितना हुए 11। अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो फिर क्या बनेगा, ये Na प्लस, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका फिर भी क्या रहेगा, 11 ही रहेगा, 11 ही रहेगा। लेकिन अब इसमें प्रोटॉन तो 11, जेड भी इसके लिए 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके लिए कितना होंगे 10। तो फिर हम डेफिनेशन में कैसे कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। तो इसलिए डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसके बाद सेकेंड टॉपिक है मास नंबर। और ध्यान से देखेंगे, मैं मास नंबर लिख रहा हूँ, मैं एटॉमिक मास नहीं लिख रहा हूँ, और इसको थोड़ा ठीक से समझना है। देखो, मास नंबर लिख रहा हूँ मैं, मास नंबर। अभी मैंने क्या लिखा था, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो नंबर है तो मास नंबर भी नंबर ही होंगे कोई। ये क्या नंबर होता है, देखो न्यूक्लियस में आपको पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, उनके सम को, उनके जोड़ को बोलते हैं आप मास नंबर। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम को, ऐड को, जोड़ को क्या बोलते हैं, मास नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से,
ये P और ये N। ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है इसके जस्ट बाद देखो मैं बता रहा हूँ आपको, और बड़े ध्यान से समझना, बड़ा कन्फ्यूजन है कई बार ना। अभी थोड़ा सा पिछले टॉपिक में बोल रहे थे यू लिखा है किसी के पीछे, और फिर मास नंबर है कि एटॉमिक मास है, क्या होता है ये। तो ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको, देखो मास नंबर आपको समझ में आ गया ना। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, पीछे नंबर आ रहा है तो समझ लीजिए एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और कभी आपने ऐसे एज्यूम किया कि मास आ रहा है इसमें मास, तो मास का मतलब नंबर से कैसे हो रहा है। अगर मैं पूछूं तुम्हारा मास कितना है तो आप क्या कहोगे, आप ऐसे नंबर थोड़ा ना बताने लग जाओगे। आप मास नंबर में जो भी नंबर मुझे बताओगे उसके पीछे कुछ केजी वगैरह ऐसे लिख के बताओगे ना। तो यहाँ तो कुछ केजी वगैरह कुछ लिखा ही नहीं, माने मास की तो कोई यूनिट ही नहीं है, यहाँ तो बस नंबर की यूनिट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो फिर एटॉमिक मास इससे कुछ अलग होता होगा ना, क्योंकि जहाँ हमने एटॉमिक मास लिखे देखे, हमने क्या लिखा देखा बुक में, AMU लिखा देखा, पीछे ये U लिखा देखा। तो वो बात एटॉमिक मास में करते हैं। पहले आप मास नंबर को देखो, ठीक से देख लो। समझ में आया ना सब बच्चों को मास नंबर। अब मैं यहाँ पर एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन का एक बता देता हूँ, छोटी सी बात है ये। देखो यार, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उस एलिमेंट में एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल है, हाइड्रोजन गैस होता है एटमॉस्फेयर में। तो हाइड्रोजन गैस को हम, तो हमारे लिए तो एलिमेंट है, चाहे कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, तो वो हमारे लिए तो एलिमेंट ही है ना। उस एलिमेंट को हम कैसे सिंबल दें, तो उसका जो साइंटिस्ट ने सिंबल दिया हाइड्रोजन का, वो क्या दिया, H। एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम दो बातें पढ़ चुके हैं। तो एटॉमिक नंबर को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं नीचे लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, और मास नंबर को कहाँ लिखते हैं, ऊपर राइट साइड में। इसको कई बार लेफ्ट साइड में भी लिख देते हैं, लेकिन मास नंबर को लिखेंगे ऊपर ही, एटॉमिक नंबर को लिखेंगे नीचे। तो ये एटॉमिक नंबर, और ये है मास नंबर। मैग्नीशियम है जैसे 12 Mg24। अभी सोडियम की बात हो रही थी 11 Na23। जब मैं आपको प्रेडिक्टेबल पढ़ाऊंगा तब ये बहुत सारी बातें उसमें आएंगी। तो ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ, जो ये ऊपर लिखा है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बता रहा है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बता रहा है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बता रहा है, अभी तक अगर मास नंबर लिखा हुआ है तो। ठीक। अब आप एक बात देखो इधर, एटॉमिक मास वर्ड से नहीं लग रहा आपको, एटॉमिक मास से नहीं लग रहा कि एटम का मास, और मास नंबर सुनने में कैसा लग रहा था कि कोई मास का नंबर है, लेकिन एटॉमिक मास से थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ एटम के मास की बात हो रही है। कि सपोज कीजिए आपके पास हाइड्रोजन एटम आपके हाथ में है, एक छोटी सी बॉल जैसे समझ लो आप, होती है ना वो छोटे बच्चों के टॉयज़ वगैरह आते हैं, वो रैकेट टाइप से, उसमें छोटी सी बॉल होती है ना, वो छोटी बॉल। छोटा इसलिए कह रहा हूँ, वो देखो तो बड़ी बॉल भी हो सकती है, लेकिन एटम छोटा है ना, माइंड में हमारे ये इमेज बनी हुई है कि एटम छोटे होते हैं। तो कोई छोटी बॉल है आपके पास, और आप उसको हाथ में लेके ऐसे सोच रहे हैं कि देखो तो जरा ये कितना भारी है। तो ऐसा फील हो रहा है एटॉमिक मास से। तो सही बात कहें तो एटम का मास ही एटॉमिक मास है। मास नंबर से हालांकि ये पता चल रहा है कि एटम के अगर मास नंबर लिखे हो ना, तो आप मास नंबर से ये तो जरूर एज्यूम कर लोगे कि यार ये थोड़ा भारी है, ये कम भारी है, या हल्का है इसके साथ कंपेयर में। जैसे फिर एग्जांपल में लिख के बता रहा हूँ, Li लिखा है 3Li7, बेरिलियम लिखा मैंने 4 बेरिलियम 9। तो अभी बात मास नंबर की चल रही है, ये मास नंबर है। तो अगर मास नंबर है इसका मतलब इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है। तो अब मैं जनरली आपसे पूछूं, इनमें कौन भारी है? भाई जिसका मास नंबर ज़्यादा है वो भारी होगा, भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें ज़्यादा रहे होंगे इस वाले से। लेकिन आप एक्यूरेटली उसका मास
मतलब समझ रहे हैं उसे, तो ये नहीं यहाँ से क्लियर हो रही है बात। तो मास नंबर से ये नहीं पता चलता है कि उसके अंदर कितना मास है। इसको मैं और अच्छे से ऐसे समझाऊं तो ये समझिए, एटॉमिक मास से पता चल रहा है एटम का मास, और मास मीन्स क्या होता है, जनरली मास मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान कहते हैं ना इसे हिंदी में। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, मुझे तो ये समझ में आता है, मास मीन्स समझ में आता है उस ऑब्जेक्ट में, उस वस्तु में क्वांटिटी ऑफ मैटर, उस मैटर की क्वांटिटी कितनी है। आप दो बॉल ले लो, एक थोड़ा छोटी एक थोड़ा मोटी सी बॉल, तो आप क्या कहोगे, इसका मास ज़्यादा है इसका मास कम है। एटॉमिक मास मीन्स होता है मास का, एटम का मास, और मास मीन्स होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, मीन्स उस एटम में मास की कितनी, कितना क्वांटिटी में मास है, कितनी क्वांटिटी मैटर में है, उसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास बोलते हैं। ये मास नंबर से कैसे अलग हो रहा है, मास नंबर से तुम्हें केवल ये पता चल रहा है कौन भारी है। देखो इस लाइन से समझ में आएगी बात। मास नंबर से पता चल रहा है, कंपेयरिंग करें 2 और मोर देन 2 एटम्स की, कि कौन भारी है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कितना भारी है। कितना भारी है तो वो तो एक्यूरेट इससे पता चलेगा। इसको और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। एटॉमिक मास के यहाँ मैं 2-3 नाम लिख रहा हूँ। जनरली तो एटॉमिक मास कहते हैं, इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, इसको एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही बात है। तो उस समय साइंटिस्ट ने क्या किया कि एटम का मास, माने एटम में कितना वजन है, एटम में कितना मास है, इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कैलकुलेट किया। तो एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कैलकुलेट किया तो उन्होंने पहले तो उसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से कंपेयर किया, अदर एलिमेंट के कैलकुलेट करने की कोशिश की, लेकिन फ्रैक्शनल कुछ करके आती थी वैल्यू, तो उन्होंने हाइड्रोजन को छोड़ा। फिर ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किया, और इसके एक्सपेरिमेंटल मास से फिर दूसरे एलिमेंट के कहने स्टार्ट किए कि भाई इससे इतना गुना भारी होता है, इससे इतना गुना ये हल्का होता है, ऐसे करके आए। तभी तो वो रिलेटिव या एवरेज करके वर्ड आ रहा है। लेकिन इसमें भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो बाद में उन्होंने कार्बन की विद रिस्पेक्ट एटॉमिक मास बताए अदर एलिमेंट के। अब एटॉमिक मास बता रहे हैं तो यूनिट भी होगी। तो एटॉमिक मास की यूनिट, मास की यूनिट एक्चुअल में मतलब नॉर्मली आप जनरली क्या जानते हो, केजी, किलोग्राम में। मास किस में कैलकुलेट करते हो, किलोग्राम में, ग्राम में। तो एटम तो दिखने में बहुत छोटा है, तो केजी में अगर उसको बताएं तो थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो उस समय साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके एटॉमिक मतलब एलिमेंट के एटॉमिक मास के लिए कुछ नई यूनिट बनाते हैं, और नई यूनिट उन्होंने बनाई AMU। अभी इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं तुम्हें क्या होता है, लेकिन जब आएगी मास की यूनिट से करते हैं बात। तो AMU, इसको क्या फुल फॉर्म होती है, एटॉमिक मास यूनिट। आपने देखा भी होगा बुक में इससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे लिखा होता है 23 AMU। तो देखने में आता है कि वो मास नंबर के इक्वली जैसा लगता है ना, वो अभी आ रही हैं सब बातें। तो AMU उन्होंने एटॉमिक मास की यूनिट नई फॉर्म की, और ये केजी में भी होता है। केजी में इसको चेंज कर सकते हैं। एक AMU में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होते हैं। ठीक, अगर हमें AMU को केजी में चेंज करने को आएगा तो हम ऐसे चेंज भी कर लेंगे उसको। अब आप देखो, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिलेटिव जब वो एटॉमिक मास अदर एलिमेंट के बताने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही थी। तो इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो हटाया, और किसके विद रिस्पेक्ट एटॉमिक मास बताए, कार्बन के। एक्सपेरिमेंटल कार्बन का एटॉमिक मास मीन्स उसको समझिए उसका वेट, ये समझ लो ना। उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर जो कैलकुलेट किया
वो आया 12.017। क्या लिखा उसको उन्होंने? AMU। और भी हो सकती है, इससे बड़ी आगे को भी यूनिट हो सकती है। और आपसे मैं नॉर्मली पूछूं कि कार्बन का मास नंबर कितना होता है? बारह। तो तुम लोग जो ये कहते रहते हो ना कि मास नंबर और एटॉमिक मास तुम्हें जो एक जैसा लगता है, वो इसलिए लगता है तुम्हें क्योंकि कार्बन का मास नंबर तो 12 होता है, एटॉमिक मास 12.017 होता है, लेकिन उसको कई बार बुक में राउंड फिगर में लिखें तो वो 12 AMU लिखे रहता है। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि यार वो मास नंबर और एटॉमिक मास सेम ही है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। एटॉमिक नंबर की भी कोई यूनिट नहीं होती, वो तो केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो क्या यूनिट होगी? और मास नंबर की भी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का ऐड है। एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU। अब जब हम इस 12.017 AMU होता है तो ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किया गया है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। लेकिन राउंड फिगर में हम इसे कई बार 12 AMU लिखा देखते हैं तो हम सोचते हैं वो मास नंबर वाला 12 लिखा है, जबकि मास नंबर वाला 12 नहीं लिखा होता, ये इसको राउंड फिगर में लिखा होता। तो मास नंबर केवल ये बताने के लिए है कि उस एटम में कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, और एटॉमिक मास ये बताने के लिए है कि उस एटम का मास कितना है, वो एटम कितना भारी है, ऐसे समझो आप। अब एक AMU क्या होता है जो मैंने लिख दिया है कि ऐसे इक्वल होता है। तो जब कार्बन का उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास कैलकुलेट किया, वो समथिंग इतना आया, तो फिर एक AMU कितना होना चाहिए? 1/12, इसका 12वां भाग, इसका 12वां पार्ट। ये इसको ऐसे समझें कि आपके पास ये कार्बन एटम है, हमें इसके अंदर न्यूक्लियस वुक्लियस कुछ नहीं बना रहा, ये कार्बन एटम है। इधर देखो ध्यान से सब बच्चे, इसके मैं इक्वल 12 पीस कर दूं, 12 पीस हो जाएं, कितना हो रहा है? 8 हो गया ना। इक्वली होने चाहिए, ये समझ लेना। ये हो जाएंगे 12 है ना, इक्वल 12 पार्ट। तब जो एक पीस होगा ना, ये एक पीस, वो एक AMU होगा। ठीक, पूरे कार्बन का एटॉमिक मास एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किया, वो इतने AMU आया, तो एक AMU कितना होगा भाई? इसका 12वां भाग तो होगा, ठीक है ना। तो अगर हम कार्बन एटम को एक छोटी बॉल एज्यूम कर रहे हैं, एक छोटी बॉल है कार्बन एटम, उसको इस टाइप से आप डिवाइड कर लो कि उसके 12 पीस बन जाएं, तो एक पीस का जो वही जैसे एक्सपेरिमेंटल पूरे कार्बन एटम का उन्होंने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया तो वो 12 पॉइंट इतना AMU आया। तो अगर आप उसके एक पीस को उठा के एक्सपेरिमेंटल उसका मास कैलकुलेट करोगे तो वो कितना कहलाएगा? 1 AMU। और 1 AMU किसके इक्वल होता है? इतने kg के इक्वल होता है। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? यहाँ पर कुछ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और आप मुझे इसको देखकर बताओ कि क्या डिफरेंट लग रहा है आपको। ये मतलब 6C कार्बन है, 6C12, 6C13, 6C14, तो कार्बन ही है ना तीनों। एटॉमिक नंबर आपको कैसे लग रहे हैं? सेम है। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z तीनों में क्या है? सेम है। और मास नंबर देखें, मैं देखो एटॉमिक मास नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मास नंबर। तो मास नंबर कैसे हैं? डिफरेंट है डिफरेंट। एक ही एलिमेंट है, तो डेफिनेशन में ये वर्ड जरूर लिखना है, एक ही एलिमेंट के मीन्स सेम एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि अभी मैं आपको एवरेज एटॉमिक मास से करके कुछ बताना चाहता हूँ। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं?
एक क्लोरीन का एग्जाम्पल बड़ा पॉपुलर है, 17Cl35, और एक होता है 17Cl37। तो ये भी तो दोनों आपस में आइसोटॉप ही हैं, ये क्लोरीन है, 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है, तो सेम एलिमेंट के एटम है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों भी आइसोटॉप हुए, ये तीनों आपस में आइसोटॉप्स हुए। आइसोटॉप समझ में आ गई बात। यहाँ मैं आइसोटॉप के एग्जांपल से एवरेज एटॉमिक मास क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे आप एक बात बताओ, देखो इस क्लोरीन का तो मास नंबर है 35 और इस क्लोरीन का मास नंबर है 37। इसका मतलब प्रोटॉन तो इसमें भी 17 रहे होंगे, यहीं पे नीचे लिख देता हूँ, प्रोटॉन तो इसमें भी 17 है, प्रोटॉन इसमें भी 17 है। लेकिन जो न्यूट्रॉन होंगे आपको पता ही है, ये अगर मास नंबर है तो P+N होगा, तो सीधे सीधे इसमें से ये माइनस कर लें तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे ना, इसमें से ये माइनस कर लें तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे ना। तो इसमें कितना न्यूट्रॉन हो रहे हैं फिर, इसमें तो हो रहे हैं 20 और इसमें कितना हो रहे हैं 18। तो प्रोटॉन तो सेम ही आ रहा है ना, न्यूट्रॉन डिफरेंट आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास की, आइसोटॉप्स का क्या रिलेशन है इसमें। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक ऐसा सैंपल है, सैंपल से मेरा मतलब है कि आपके पास क्लोरीन गैस जो है वो इस टाइप से है कि उसमें जो ये वाला आइसोटॉप है ये तो है सपोज कीजिए 75% या 70% कह लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए इसलिए कह रहा हूँ। माने ये वाला एक सैंपल क्लोरीन का आपके पास ऐसा है, क्लोरीन किसी गैस जार में आपने उसको कलेक्ट किया हुआ है, क्लोरीन गैस है, तो उस क्लोरीन गैस में इस वाले आइसोटॉप के तो 17% एटम है जिसका मास नंबर 35 है, और इस वाले क्लोरीन 37 जिसका मास नंबर है उसके हैं, उसकी जो क्वांटिटी है वो कितना है 30%। टोटल दोनों मिलके कितना है 100%। अगर मैं आपसे इसका एवरेज निकालने के लिए कहूँ तो कैसे निकालोगे आप एवरेज। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा इस टाइम। आपको मास नंबर गिवन है कि इतना वाला तो प्रेजेंट है 17% एक सैंपल में और ये प्रेजेंट है 30% सैंपल में, तो कैसे निकालते हैं हम एवरेज मैथ्स के अकॉर्डिंग। ऐसे ही तो निकालेंगे ना। देखो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू जो ये मास नंबर है इनटू जितना भी प्रेजेंट है, 37 का 30% कितना हो जाएगा 35 इंटू 71/100 और 37.13/100। वैसे आपको बताऊं ये जो डाटा होता है ना मैं कैलकुलेशन करने के लिए कर दे रहा हूँ, एक्चुअल में ये वाला जो सैंपल में होता है ये 75 होता है और ये कितना होता है 25 होता है। ये तो मुझे पता है, मैं सोच रहा था कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए मैंने उसको ऐसे लिख दिया था, तो वही 75 से कर लेते हैं। ये 25 और ये आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि क्लोरीन गैस का सैंपल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसमें 75% तो ये वाला आइसोटॉप होगा और 25% ये वाला आइसोटॉप होगा। तो हम इनका एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास में इसका 75% कर लिया, उसका 25% कर लिया, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो 35.5 आएगा। इस सबको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 35.5। इसलिए आप देखते होंगे कि क्लोरीन को जो हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, तो क्लोरीन का जो हम मास नंबर यूज़ करते हैं वो कितना यूज़ करते हैं एटॉमिक मास, सॉरी 35.5, क्योंकि आपने एवरेज एटॉमिक मास निकाला है, मास नंबर नहीं निकाला, ये मास नंबर थे। तो वो जो एवरेज एटॉमिक मास आया वो 35.5। तभी आप देखा होगा जब आप किसी का मोलिकुलर मास निकाल रहे होते हो तो वहाँ Cl आ जाए तो Cl का एटॉमिक मास कितना लेते हो 35.5। ये तो मैंने आपको पहले सही निकालना बता दिया, अब मैं गलत तरीके से बताता हूँ एवरेज निकालना। अगर मैं कहता आपसे Cl35 और Cl37 का एवरेज निकाल के दिखाओ, मैं आपको ये परसेंटेज वाली बात ही नहीं बताता।
तो आप एवरेज कैसे निकालते बताना ज़रा, मास नंबर का एवरेज। तब पहली बात तो उसको क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ मास नंबर। तो आप सीधे सीधे इसका मास नंबर लेते और इसका मास नंबर लेते और बाई कितना कर देते 2। तो ये कितना हो रहा है 72/2 मीन्स 36। तो ये क्लोरीन का 36 तो मास नंबर आ रहा है। तो कभी आप यूज़ करते हो क्या मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते समय क्लोरीन का एटॉमिक मास कभी 36 लिया हो या सुना भी हो? ये सुना है आपने, ये सुना है आपने, ये भी सुना है आपने, ये तो सुना ही नहीं है। मैं इसको समझाने के लिए आपको पहले ये बता सकता था ये वाला एवरेज निकालना, लेकिन मैंने पहले वो इसलिए बताया है कि आपके माइंड में रहे कि एवरेज एटॉमिक मास मींस एटॉमिक मास ही होता है। एवरेज इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो एटॉमिक मास कैलकुलेट ऐसे होता है। अभी जो बात चल रही थी ना एक्सपेरिमेंटल कैसे आता है, प्रैक्टिकली कैसे आता है, ऐसे आता है, माने मास नंबर की हेल्प से एटॉमिक मास आता है। कई बार देखने में आता है कि एटॉमिक मास की जो वैल्यू होती है ना वो मास नंबर के जैसी होती है, लेकिन मास नंबर के पीछे यूनिट नहीं है। ऐसा सपोज कीजिए सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU है और सोडियम का जो मास नंबर है वो 23 है। तो मास नंबर के पीछे तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, 23 बोल रहा हूँ ना केवल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर तो एक जैसा लग रहा है कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU बोल रहे हैं, सोडियम का मास नंबर 23 बोल रहे हैं, तो नंबर तो 23 बोल रहे हैं। लेकिन कई बार क्या कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि 23 है तो यार ये एटॉमिक मास होगा, ये मास नंबर भी एटॉमिक मास ही होगा। अभी मैं बोल रहा था कि आप एटॉमिक मास की जो यूनिट होती हैं तो वो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। इसको जनरली आपने U भी लिखा देखा होगा, भाई पूरा AMU भी लिख देते हैं, U भी लिख देते हैं। तो ये तो एटॉमिक मास यूनिट है, इसकी फुल फॉर्म। और U अगर लिखा होता है तो उसको यूनिफाइड यूनिट बोल देते हैं, यूनिफाइड यूनिट, U से यूनिफाइड यूनिट। होती तो एक डाल्टन भी है, लेकिन वो आपने बुक में ज़्यादा देखी नहीं होगी कि किसी के एटॉमिक मास को आपने डाल्टन में, डाल्टन मीन्स DA लिखा रहता है ऐसे डाल्टन। तो आप जनरली ये यूनिट यूज़ करते हो या ये ज़्यादातर लिखा देखा होगा आपने 27U, तो वो यूनिफाइड यूनिट की वजह से लिखा था, यूनिफाइड यूनिट। आइसोबार्स, आइसोबार्स बोलते हैं डिफरेंट एलिमेंट होंगे, या मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूँ, आप इससे कंपेयरिंग करो थोड़ा। 18Ar40 ऑर्गन है, 19 पोटेशियम 40 पोटेशियम है, 20 कैल्शियम 40। तो ये ऑर्गन है, ये पोटेशियम और ये कैल्शियम है। इनको आप देख रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको, इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो डिफरेंट हैं, ये अलग अलग हैं। आप इनको देखो 18 है, 19 है, 20, और इस बार ये तीनों सेम है, मीन्स मास नंबर सेम है। तो आप इसके डेफिनेशन में कह सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट के वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप, आपस में आइसोबार्स होंगे वो। एग्जाम्पल मैंने ये लिखे हैं। आइसोटॉप्स में क्या था, वन H1, 1S2, 1S3, ये मैंने पहले नहीं लिखा था ना, ये प्रोटियम होता है, ये ड्यूटीरियम होता है, ये ट्राइट्रियम होता है। ड्यूटीरियम को हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, अभी आगे आएगा सेकंड बुक में ना। तो इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। इसके एग्जांपल अभी मैंने लिखा ही था, 6C12, 6C13, 6C14। तो ये कार्बन के आइसोटॉप होंगे, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप होंगे, ये आइसोबार्स। आइसोटॉन्स बोलते हैं मीन्स उनमें इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। एग्जाम्पल 6C13 वाला आप ले लें, कार्बन 13, 7N14 ले लें। इसमें न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो इसमें से माइनस करोगे 7, इसमें कैलकुलेट करोगे न्यूट्रॉन, स्मॉल n लिख देता हूँ नहीं तो आपको ये भी नाइट्रोजन लगने लगेगा। न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो गया 7। तो ये आपस में क्या है, आइसोटॉन है। ये भी देखो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे, तो डिफरेंट एलिमेंट के
वो एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आइसोटॉन्स। ठीक। एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है? डिफरेंट एलिमेंट के एटम या आयन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। Na11 23, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 11, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 ही होंगे। लेकिन अगर ये Na+ हो तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 11 है, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गए होंगे? 10। ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब अभी तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, तो हम इसके साथ ऐसी स्पीसीज लिखेंगे जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे कौन हो सकता है? 10 नियॉन। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। ये मैंने केवल इसलिए लिखा है इसमें 11 है, इसके साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ये केवल बताने के लिए लिखा है कि कैसे इसे इसमें इलेक्ट्रॉन अब 10 रह गए हैं। तो ये तो आयन है और ये एटम है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। और ये इससे बना है, इसने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तब ये बना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज डिफरेंट एलिमेंट के एटम और आयन हो सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। आइसोटॉन्स डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। आइसोटॉप्स सेम एलिमेंट के एटम होंगे जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होंगे, मास नंबर डिफरेंट होंगे। आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे जिनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे और मास नंबर सेम होंगे। तो सेम एलिमेंट किस में है? ओनली आइसोटॉप्स में। इसमें सेम एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट के एटम होंगे। बाकी आइसोबार्स, आइसोटॉन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंट एलिमेंट के एटम या आयंस होंगे। ये टॉपिक क्लियर हो गया ना?